कैट में एक सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग प्लस डीआई, एलआर डीआई को कंबाइन करके एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं एलडीआई सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग प्लस डीआई। उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट टुडे। एंड दिस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, if you ask me personally, these are actually the puzzles. These are the puzzles. Basically, these are puzzles based on different areas. The most common areas which are asked in CAT and other exams, हमने उनको स्ट्रीमलाइन करके आपको एक मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। So most common puzzle areas in logical reasoning section, they are, you can say, puzzles based on arrangement or LR questions based on arrangement. They will give you certain conditions and you have to arrange the people in a line or around a circle or around a rectangular table like this. Arrangement, it could be linear or circular. And distribution of items, conditions दे देंगे उनको follow कर देगा items distribute करना है. Comparison of the things, comparison of height, weight, all the age. So we can say, so they can ask you puzzles or LR questions based on comparison, comparing the items. Right. Then we can have puzzles based on, let's say, selection of a team or a group. Right. Puzzles based on binary logic. Binary logic का मतलब है to teller liar ये सब. So many areas. ये कुछ मैंने लिस्ट किए यहाँ पर. ऐसे कोई भी एरिया हो सकते हैं. So हम स्टार्ट करते हैं, पहले इन चीजों को समझते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में एक्चुअली क्या है कि स्टेटमेंट को अगर आपने रॉन्ग इंटरप्रेट किया तो क्वेश्चन को या पजल को सॉल्व करने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. मैं पहले अरेंजमेंट वाले पार्ट से कुछ स्टेटमेंट लूंगा यहाँ पे, जो हम इसका बेसिक पार्ट है जो डिस्कस करने वाले हैं अभी. उसमें हाउ टू इंटरप्रेट द गिवन स्टेटमेंट्स, विल टॉक अबाउट दैट प्राइमरली इन द इनिशियल, you can say 45 minutes, 1 hour. Then we'll start with the basic questions. So let's start. Let me share with you few things. Okay. I'm taking few examples just to explain you how we should interpret the language. So I'm starting with linear arrangement के questions में कैसे language को हमें interpret करना है. कुछ examples दे रहा हूँ मैं यहाँ पर. आपको पहले read करना है, फिर हम उसको discuss करेंगे. So just go through this. Just try to understand, then I will tell you. जैसा आपने रीड किया पॉइंट नंबर 1, लेफ्ट एंड राइट आर टू बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली ऑफ द वन सॉल्विंग द पजल. मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है ए इज लेफ्ट ऑफ बी, ये लिखा, राइट. तो बी सपोज यहाँ पर है और वो नॉर्थ में देख रहा है. आई एम श्योर यू नो दिस दैट ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा. लेफ्ट को मैं एल लिख रहा हूँ, राइट को मैं आर लिख रहा हूँ. ऑब्वियसली जो साउथ में देख रहा है उसके लिए राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. जो ईस्ट में देख रहा है उसके लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, राइट नीचे हो जाएगा. जो वेस्ट में देख रहा है उसके लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर. बट जनरली नॉर्थ या साउथ में ही. ए इज लेफ्ट ऑफ बी. मान लो बी यहाँ है और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है,
तो ऑब्वियसली उसका लेफ्ट साइड इधर होगा ना। तो आप बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है कि ए इमीडिएट लेफ्ट में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई पर्सन है फिर ए है, या ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग बीच में उसके बाद ए की बारी है, एंड सो एंड सो फोर्थ। ऐसा भी हो सकता है कि तीन लोग बीच में फिर ए है। ए बी के लेफ्ट में कहीं भी आ सकता है। ऐसे अगर राइट लिखा होता तो ए बी के राइट में कहीं भी आ सकता है। अगर सिंपली लेफ्ट वर्ड लिखा है या सिंपली राइट वर्ड लिखा है तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट थिंग। दिस क्लियर एवरीबॉडी? वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर लिखा है ए इज लेफ्ट ऑफ बी तो बी के लेफ्ट में ए को कहीं भी ले सकते हैं इन केस ऑफ लाइन और लीनियर अरेंजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। ये बुकलेट नंबर नहीं है करंट, दिस इज नॉट बुकलेट नंबर। खाली बेसिक लैंग्वेज हम डिस्कस कर रहे हैं कि पजल्स में अगर मान लो लिखा हुआ है ए इज लेफ्ट ऑफ बी या ए इज राइट ऑफ बी तो उसका मतलब क्या है अगर एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा, जैसे लिखा आपने पढ़ लिया होगा, लेफ्ट ऑब्लिक राइट डज नॉट नेसेसरली मीन द इमीडिएट एडजेसेंट पोजीशन ऑन द लेफ्ट ऑब्लिक राइट। यही हमने डिस्कस किया अभी। तो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 दोनों एक साथ हमने कवर किए अभी। नाउ थर्ड पॉइंट, द स्टेटमेंट ए इज, अब एक स्टेटमेंट लिखा है ए इज के नंबर ऑफ प्लेस ऑब्लिक पोजीशंस अवे फ्रॉम बी। इसका मतलब क्या पहले ये समझिए। सपोज कहीं लिखा हुआ है ए इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने के की जगह क्या लिखा है यहाँ पर 3 लिखा है। तो आप क्या करेंगे, नोट कीजिए आप। ये बी है, अगर ये नॉर्थ में देख रहे हैं मान लो तो इसका लेफ्ट साइड इधर होगा, राइट, ये लेफ्ट होगा इसका। तो मैं मानता हूं कि 3 प्लेस अवे अगर लिखा हुआ तो 1 2 3 यहाँ पर ए आएगा। 3 प्लेस अवे का मतलब बीच में कितने लोग आ रहे हैं, देखिए आप 2। अगर मैं लेफ्ट में लेता हूँ, अगर आप राइट में लेता हूँ तो भी यही होगा। ओनली डिफरेंस की इस साइड जाओगे आप। 1 2 और 3, थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा। जैसे ए 3 प्लेस अवे, तो ए बी के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। और अगर 3 प्लेस अवे बोला है तो बीच में कितने लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे। इज दिस क्लियर? किसी का माइक ऑन है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं क्या? अगर क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहे हैं तो माइक ऑफ कर दीजिए, आपकी बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। यस, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर? छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये चीजों की वजह से ही आप मिस्टेक्स करेंगे। अच्छा, अब देखो एक अगला स्टेटमेंट लिखा है ए इज kth पर्सन टू द राइट ऑब्लिक लेफ्ट ऑफ बी। इसका मीनिंग भी वही है। लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, कहीं लिखा है ए इज थर्ड पर्सन टू राइट ऑफ बी, मान लो ये लिखा हुआ है। तो आप बोलेंगे ये बी है, ये मान लो इधर देख रहा है, तो थर्ड पर्सन टू द राइट 1 2 3, ये भी वही मतलब ये यहाँ। तो अगर लिखा होता ए इज 3 पर्सन टू द राइट ऑफ बी, या 3 प्लेस अवे टू द राइट ऑफ बी, या लिखा ए इज थर्ड पर्सन टू द राइट ऑफ बी, एक ही बात है। सही समझाने की कोशिश की है। बीच में कितने लोग आ रहे हैं, अगर 3 प्लेस अवे लिखा है तो 2 लोग बीच में आ रहे हैं। के प्लेस लिखा है तो के माइनस 1 लोग बीच में आएंगे। अगर 4 प्लेस लगा हुआ है तो 3 लोग बीच में आएंगे। अगर लिखा 10 प्लेस अवे है तो बीच में कितने लोग आएंगे, 9, एक कम। मैं क्लियर? नाउ लेट्स टेक दिस वन। देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी इज नॉट द सेम एज ए इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी। ये दोनों अलग अलग बातें। 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी का मतलब ए और बी में से, मान लो ए इधर है बी इधर है, तो इनके बीच में 3 लोग आएंगे। पर अगर लिखा ए 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी, इसका मतलब है ए और बी के बीच में 2 लोग आएंगे। राइट? तो ये दोनों अलग अलग बातें। ए और बी के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, वो ये केस है। अगर ये लिखा है 3 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, तो ये केस है।
अगर लिखा है ए 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी, तो बीच में दो लोग आएंगे, या तो ये होगा या फिर ये। आई एम श्योर इट इज क्लियर एवरीबॉडी। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है, ये तो मुझे पता ही है, बट मैं कह रहा हूँ आपको कि क्वेश्चंस करते हो ज्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं जल्दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, और कुछ कंसेप्ट लेते हैं। इसको पढ़ लीजिए एक बार, पॉइंट नंबर 1 को, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Neither of the statement A is between B and C, A is exactly between B and C, necessarily mean that A is the only one between B and C. मतलब अगर लिखा है A is between B and C, ये लिखा हुआ है A is between B and C, राइट? इसका मतलब है कि B और C में से कोई एक यहाँ है, कोई एक यहाँ है, इनके बीच में बहुत सारे प्लेसेस हैं, A कहीं भी आ सकता है। A is between B and C, हो सकता है A अकेला ही हो, कोई और नहीं हो, या दो लोग हो उसमें से एक ए भी है, या तीन लोग हो उसमें से एक ए भी है। बीच में कितने भी लोग आ सकते हैं हमें नहीं पता, और उनमें से एक बंदा ए भी होगा। हो सकता है ए अकेला ही हो, या दो लोग हो, तीन, राइट? ये लिखा ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, इसके बेसिस पे मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि बी और सी के मिडिल में ए आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ए अकेला ही आएगा, और लोग भी बीच में हो सकते हैं। हो सकता है कि दो लोग इधर हैं और दो लोग इधर भी हैं, बट ए मिडिल में आएगा इनके, मतलब ए से 3 प्लेस अवे इधर है, और ए से 3 प्लेस अवे बी या सी में से कोई एक। या ऐसा भी हो सकता था, एक एक बंदा बीच में आ गया, यहाँ पी ओब्लिक सी हो गया, यहाँ पी ओब्लिक सी, या फिर ऐसा भी हो सकता था, ये हो गया, और ज्यादा भी हो सकता था, तीन लोग बीच में आ गए इधर, तीन लोग इधर आ गए, सो एंड सो। ये तो क्या हुआ, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी के केसेस, और भी केस आ सकते हैं आगे। इसका सिर्फ मतलब है ए बी और सी के मिडिल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए ही अकेला है। और इसका मतलब हमें सिर्फ ये पता चला था कि ए बी और सी के बीच में कहीं भी आ सकता है, और ए अकेला भी हो सकता है, ए के अलावा कोई और भी लोग हो सकते हैं, हमें नहीं। यहाँ तो ये भी नहीं पता लग रहा था कि एक मिडिल में, ए इज बिटवीन बी एंड सी का मतलब ये नहीं है कि वो मिडिल में, ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी का मतलब है कि वो मिडिल में। बट बीच में कितने लोग आएंगे ये मैं तो इससे पता चल रहा है, नहीं इससे पता, सिंपल चीज है। यहाँ तक इनमें डाउट तो पूछिए, क्वेश्चन। ठीक है, तो ए के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन इन स्टेटमेंट से ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग the number of persons to the left of A is same as the number of persons to the right of B. इसका मतलब A is positions at particular distance from the left hand, B should be positions at the same distance from the right hand. तभी तो A के लेफ्ट में जितने लोग आएंगे B के राइट में उतने लोग आएंगे। Here it should be noted that A did not necessarily be to the left of B. जरूर नहीं कि A B के लेफ्ट में हो, A B के राइट में भी हो सकता है। मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ, कुछ भी डेटा लेता हूँ, लेट्स से जितने भी लोग होंगे, मान लो A यहाँ पर है सपोज, तो B यहाँ पर हो, आप देख लीजिए ए के लेफ्ट में 0% है, बी के राइट में 0%, ये लिखा था। नंबर ऑफ परसेंट टू द लेफ्ट ऑफ ए सेम एज नंबर ऑफ परसेंट टू द राइट ऑफ, ये ऐसा भी हो सकता था, बी यहाँ है, ए यहाँ है। अभी ए के राइट में कितने लोग हैं, ए के राइट में कितने लोग हैं, सॉरी ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 5, और बी के राइट में भी कितने लोग हैं, 5।
तो दोनों केस ट्रू। क्या ऐसा भी कर सकते थे आप, ए या बी में से ए को यहाँ ले लिया मान लो, बी को यहाँ लेना पड़ेगा, फिर मतलब लेफ्ट हैंड से ए को यहाँ लिया है तो फिर राइट हैंड से बी को यहाँ लेना, या लेफ्ट हैंड से बी को यहाँ लिया है तो राइट हैंड से ए को यहाँ लेना, या लेफ्ट हैंड से अगर आपने ए को यहाँ लिया है तो राइट हैंड से बी को यहाँ लेना पड़ेगा, सेम पोजीशन पे लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से थर्ड पे है तो राइट हैंड से ये थर्ड पे, या लेफ्ट हैंड से थर्ड पे बी है तो राइट हैंड से थर्ड पे ए। दिस इज द मीनिंग ऑफ number of people to the left of A is same as the number of people to the right of B. This is the meaning. मैं एग्जांपल लेके बताया आपको. Ask me question in this. आराम से टाइम लेके पूछिए आप. 30 seconds to think, then ask me. सर अगर इसमें एंड मेंशन होगा तो उसमें ऑब्वियसली बात है वो दोनों लास्ट में ही होंगे, जहाँ भी उनकी मतलब गिनती खत्म हो रही होगी। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि दोनों एंड पर बैठे हैं तो एंड पे लेंगे, बट ऐसा तो लिखा नहीं है ना, ऐसा तो लिखा नहीं है. जनरल स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन्स टू द लेफ्ट ऑफ ए इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी. ए और बी को कहीं भी ले सकते हो, बस इस तरीके से लेना है कि अगर ए लेफ्ट साइड से ए पर फर्स्ट प्लेस पे है तो बी फिर राइट साइड से फर्स्ट पे होगा. अगर ए बी लेफ्ट साइड से फर्स्ट पे है तो फिर ए राइट साइड से फर्स्ट पे होगा. देखो आप, ये सेकंड पे तो इधर से ये सेकंड पे होगा, ये थर्ड पे है तो ये थर्ड पे होगा. यही डाउट था या कुछ और कहना चाहते थे? नहीं सर, जैसे हमने बी को एंड पे ले लिया तो उसको तो हम ए को तो बीच में भी ला सकते हैं, तो उनका जो डिस्टेंस होगा वो तो बराबर ही होगा. नहीं, कैसे ले सकते बताइए आप. अच्छा ये कह रहे हैं क्या आप बोल रहे हैं बी को यहाँ लिया, ए को कहाँ लेना, यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ पे ले लिया तो गलत है. मान लो इधर देख रहे हैं, अब बताओ जरा, अगर सारे लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं तो देखो ए और बी दोनों नॉर्थ में देख रहे हैं. ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं बोलिए? ए के लेफ्ट में सर 5. ए के लेफ्ट में 4 लोग हैं. 3 सर. 3 है. अच्छा बी के राइट में देखो जरा. बी के राइट में तो सर 5 है टोटल. सेम कहाँ आ रहा है बताइए, सेम आना चाहिए ना. अच्छा सर, इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब बीच में जितने लोग हैं इनके. नहीं, लेफ्ट साइड से काउंट करने पर बी अगर फर्स्ट नंबर पे है तो राइट साइड से काउंट करने पर ए बी फर्स्ट नंबर पे ही आना चाहिए. अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हो ए सेकंड नंबर पे है तो फिर राइट साइड से बी सेकंड नंबर पे आएगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो लिखा है, जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे एग्जांपल. अगर लेफ्ट साइड से ए थर्ड पे है तो राइट साइड से बी थर्ड पे आएगा, और आपकी ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी. तो ये गलत है, ये सारे केस सही. अभी भी डाउट है? हेलो. हाँ बोलिए. नहीं सर, ठीक है, क्लियर है. मतलब पोजीशन उसका पोजीशन एकदम एक्यूरेट आना चाहिए. किसका? हेलो. जैसे आपने बताया कि जी लाइन नंबर 3 यहाँ पर आप जो लिखा अपने स्क्रीन पर जो शो किया है, जैसे ए बाई बी इधर से चलिए, आप सेकेंड नंबर पर है तो आपका कहने का मतलब उसी पर सेकेंड नंबर पर ही आना चाहिए, नहीं तो अगर हम उसको थर्ड नंबर पर रख देते हैं तो गलत हो जाएगी. यस यस बिल्कुल सही. तो सर ये फोर्थ कंडीशन आपने फोर्थ कंडीशन में देखिए ना आप, ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे ए है तो राइट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे बी है. कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही है, राइट? ओके ओके फाइन. नाउ लेट्स गो फॉर
वन मोर थिंग, तो ये जनरली जो भी आप एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें ये सब चीजें कॉमन आती हैं, तो इसलिए हम इनको पहले डिस्कस करते हैं। जैसे ये पढ़िए आप एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कीजिएगा सर, नहीं समझ दिख रहा है। अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू। आई होप आपने रीड कर लिया, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे लिखा है, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन ईच ऑफ देम विल हैव वन न्यू नेबर, ये लिखा। तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है? पहली पॉसिबिलिटी है उसकी बात कर रहे हैं हम, ए एंड बी मे बी इन एडजेसेंट पोजीशंस बट नाइदर ऑफ देम इज एट द एंड ऑफ द रूम। मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो यानी 5 लोग लिए हैं, और भी कितने भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सपोज मैंने ए को यहाँ लिया है, अगर मैं ए और बी को एडजेसेंट ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे लूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, आप खुद देख लो। क्योंकि अगर ए और बी इंटरचेंज करेंगे पोजीशन तो बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो आप देखिए, बी का एक नेबर तो ये पर्सन था और एक ये पर्सन था। जब बी एक ही जगह आ गया तो उसका एक पर्सन है, एक नेबर है ए, इमीडिएट नेबर कौन है? एक ही है ए। तो बी को कोई नया नेबर तो मिला ही नहीं, जबकि लिखा है कि जब वो इंटरचेंज करेंगे ईच ऑफ देम विल हैव वन न्यू नेबर। देख लीजिए आप, मान लो ये पर्सन एक्स था, तो बी जब एक ही जगह आ गया तो बी का नेबर तो अभी भी ए ही है, कोई न्यू नेबर मिला ही नहीं उसको। ए को तो मिल गया, ए जब बी की जगह आया तो ए का न्यू नेबर एक्स हो गया, पहले एक्स ए का नेबर नहीं था, बट बी का तो नया नेबर कोई है ही नहीं, इसलिए ये केस मैंने क्रॉस किया। तो अगर दो लोग एडजेसेंट हैं तो उस केस में उनमें से कोई भी बंदा एंड पर नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी कंडीशन? इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन ईच ऑफ देम विल हैव वन न्यू नेबर, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब हम ये भी नहीं कर सकते हैं, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि ए और बी में से एक यहाँ ले लिया दूसरा यहाँ, ये भी गलत हो जाएगा, दिस इज आल्सो रॉन्ग, राइट? हाँ, ये कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ वो मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने ए और बी में से एक को यहाँ लिया, दूसरे को यहाँ, ये पॉसिबल है। आप देख लीजिए, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, जब ए और बी इंटरचेंज करेंगे तो बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, और बाकी लोग अपनी अपनी जगह है। तो आप देखिए खुद ही, जब ए और बी ने इंटरचेंज किया तो ए के यहाँ पे नेबर थे वाई एंड बी, और यहाँ पर ए के नेबर है बी एंड एक्स, तो बी तो पहले से भी नेबर था ए का, तो ए को एक ही न्यू नेबर मिला एक्स, और बी को भी एक ही न्यू नेबर मिला इंटरचेंज करने के बाद वाई। सो बोथ ऑफ देम गॉट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर, तो दिस इज पॉसिबल केस। तो बीच में कहीं भी ले सकते हो आप ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे लिया आपने ए और बी को, परफेक्टली फाइन, ये भी पॉसिबल है। आप यहाँ भी ले सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, बी ए यहाँ है, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। बस खाली इनमें से कोई भी एंड पे नहीं आना चाहिए। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट कंडीशन, ए एंड बी अगर एडजेसेंट आएंगे तो दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं आएगा, अदरवाइज पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बोलिए। सर फर्स्ट कंडीशन में यू टोल्ड अस कि हाँ ऐसा ए एंड बी एंड दे आर एडजेसेंट एंड उनके ए के राइट में अगर मेरे पास दो लोग हैं, सर मैं ऑडिबल टू यू? यस, ए के राइट में दो यस सर। सर अगर ए के राइट में अगर दो लोग हैं तो सर
मैं नेबर किसको कंसीडर करूंगा, जो ए के एडजेसेंट होगा या उसके नेक्स्ट वन वाला भी? these two. ओके, द एडजेसेंट वन। Yes, 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 yes. ओके, थैंक यू। Okay, then अब जरा कंडीशन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कंडीशन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। 2 में क्या लिखा है, तो देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो सकता है क्या इसमें। ए एंड बी आर इन अल्टरनेट पोजीशंस। अगर ए और बी अल्टरनेट पोजीशंस में है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देख लीजिए आप, ए और बी में से मान लो मैंने एक यहाँ लिया, दूसरा यहाँ, बीच में एक पर्सन मैंने एक्स लिख दिया, तो जब बी ए की जगह आ जाएगा, मतलब यहाँ, और ए बी की जगह आ जाएगा यहाँ पर, तो आप खुद देख लीजिए ए का यहाँ पे नेबर एक्स पहले से था, जब ए यहाँ आ गया बी की जगह तब भी एक्स है। ए का न्यू नेबर कौन सा है, ये पर्सन, तो यहाँ पे होगा। और बी का न्यू नेबर कौन सा है, जो यहाँ पे होगा, क्योंकि एक्स तो पहले से नेबर था उसका। सो दे गॉट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर। सो इफ ए एंड बी आर इन अल्टरनेट पोजीशंस, ये पॉसिबल है, बट इनमें से कोई एंड पे नहीं आना चाहिए। अगर एंड पे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सपोज मैं ऐसा कर देता, ए बी, दिस इज अ पॉसिबल केस, दिस इज अ पॉसिबल केस लग रहा है, बट जैसे आप चेंज करेंगे आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये भी वही कर रहे हैं हम, अल्टरनेट पोजीशन पे लिया। आप खुद देखिए, मान लो ये पर्सन एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई जेड, हमने बी और ए को इंटरचेंज किया, तो आप खुद चेक कीजिए, ए का नेबर यहाँ पे सिर्फ एक्स था, यहाँ पे ए का एक्स तो नेबर है ही, एक नया नेबर आ गया वाई, तो ए गॉट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट बी, बी के नेबर्स थे एक्स एंड वाई, जब बी ए की जगह आ गया तो उसका नेबर एक्स ही रह गया, बट एक्स तो पहले से ही उसका नेबर था, सो बी को एग्जैक्टली वन न्यू नेबर नहीं मिला। सो अगर ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी है, ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन ईच ऑफ देम विल हैव वन न्यू नेबर, तो हम ए और बी को अल्टरनेट प्लेस पे ले सकते हैं, पॉसिबल है। बट ये भी ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी एंड पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंड पे आएगा तो केस नहीं बनेगा, आपने देखा भी। आर यू गेटिंग? So to satisfy this case that A and B interchange, then they got exactly one new neighbor, A and B can be at alternate positions, but none of them should be at any of the end, because ऐसा होगा तो alternate पे लेने से फायदा नहीं होगा, ये वाला केस नहीं बनेगा। Clear everybody? Now the third possibility, let's talk about the third possibility. What is the third possibility? This one, this one. और ये हमें कंडीशन सेटिस्फाई करती है, A is at one of the end of the row and B is at the other end of the row, ये पॉसिबल है। बीच में कितने लोग हैं नहीं मतलब, अगर मान लो A यहाँ है और B यहाँ है, यहाँ पे ये पर्सन X था, ये Y था, तो ये बीच में कुछ दो लोग और थे, अगर B और A इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Y, सॉरी, यहाँ पे तो X और Y फिक्स है। अब देखिए आप, जब A और B ने इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, A का नेबर यहाँ पे सिर्फ एक ही था X, जब A B की जगह आ गया तो उसका न्यू नेबर आ गया Y, एक ही नेबर है न्यू, B का पहले नेबर Y था, अब X हो गया, सो दे गॉट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर, तो पॉसिबल। सो थर्ड केस हमें क्या बता रहा है कि अगर A और B दोनों एंड पर है, दोनों ही एंड पर है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई। अगर दोनों साथ साथ हैं तो इनमें से कोई भी एंड पे नहीं होना चाहिए, अगर दोनों अल्टरनेट हैं तो इनमें से कोई भी एंड पे नहीं होना चाहिए, बट अगर दोनों ही एंड पॉइंट्स पे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर। एंड ऑब्वियसली ये जब हम केस ले रहे हैं तो दो लोगों से ज्यादा की बात कर रहे हैं, मोर देन टू पीपल को अरेंज कर रहे हैं आप, मोर देन टू पीपल को आप अरेंज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। आई बिलीव ये डिस्कशन आपको क्लियर होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर लिखा हो इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन ईच ऑफ देम विल हैव वन न्यू नेबर।
सो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, लाइन अरेंजमेंट का बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, टॉक्ड अबाउट दैट। सो ऐसे ही हर टॉपिक में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट में भी हम इस तरह की कुछ बेसिक चीजें जितने भी हैं उनकी बात करेंगे। तो लाइन अरेंजमेंट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह का स्टेटमेंट आए तो हमें क्या इंटरप्रेट करना है, राइट। सो लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम एक लाइन में अरेंज करने के, उनको डिस्कस करेंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी आपको। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये आपका हैंडआउट नंबर है LRHO 1002201। आई थिंक यू हैव दिस हैंडआउट विथ यू। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए, ट्राई टू अरेंज देम इन अ लाइन। आई गिव यू 2 minutes maximum, then I will explain. Try to arrange them. क्वेश्चन जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट मैंने आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम दिया था। देखते हैं 6 persons A B C D F स्टैंडिंग इन अ रो। तो पहला है B स्टैंड्स इन बिटवीन E एंड C। देखो हमने आज इस तरह का स्टेटमेंट अभी डिस्कस भी किया था। इन बिटवीन E एंड C है मतलब कहीं भी हो सकता है, तो इससे हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर लिखा F who is standing 2 place away from E is standing at left end of the row। एडिशनल कंडीशन दी है कि F जो है, जो कि E से 2 place away है, वो लेफ्ट एंड पे होगा। तो ये लेफ्ट एंड है, सब लोग इधर देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड ये है। तो यहाँ पे कौन है? F है। और ये E से 2 place away है। 2 place away का मतलब बीच में कितने लोग आएंगे? 1 है। देखो 1 2, यहाँ कौन आ जाएगा? E। F is 2 place away from E and F is at the left hand। Any doubt in the second
स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड डी, बट अभी ए और डी का पता नहीं है तो बाद में देखेंगे। बट आप चाहो तो यहाँ केस बना सकते हो, अगर ए और डी में से एक बंदा यहाँ पे तो दो लोग आएंगे यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा। आप ऐसा बोल सकते हो ए ऑब्लिक डी, टू पीपल बिटवीन ए ऑब्लिक डी। अगर आप ए और डी में से किसी को यहाँ लेते तो दो लोग बीच में थे, यहाँ तो जगह ही नहीं है एफ है, यहाँ लेते तो भी ये वाला केस बन जाता। तो ए और डी यहीं पे आ सकते हैं और कोई केस नहीं। यहाँ लेंगे तो दो लोग बीच में, बट यहाँ तो ई है, दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। थर्ड। फोर्थ, डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी। एडजेसेंट का मतलब इमीडिएट नेबर, तो डी सी के साथ नहीं है। अब एक चीज देखो, सी तो इन दोनों में से कहीं आने वाला है। अगर डी सी के एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब ये डी नहीं हो सकता, ये ए ही होगा। इट हैज टू बी ए, सी तो इनमें से कहीं आने वाला है। जैसे ही आपको पता लगे ये ए है, फिर ये डी और सी इनमें से कहीं आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हमने जो नहीं लिखा था उसकी बात करते हैं। बी स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड सी। बी ई और सी के बीच में, देखो ई यहाँ पर है तो इसका मतलब सी यहाँ आएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो बी स्टैंडिंग बिटवीन, तो ई और सी के बीच में कहीं पर भी बी आ गया। तो आई थिंक वेरी सिंपल, फिर भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। इफ डाउट प्लीज आस्क। काफी लोगों ने आंसर निकाल दिया था। So this was not a difficult one, but still we talked about it. Let's go for the next. और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 4। जनरली जो आपके कैट में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से ही आते हैं, एक पैराग्राफ दे देंगे और फिर नीचे 3 to 4 क्वेश्चंस, जनरली 3 to 4 क्वेश्चंस। तो ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 2 to
दिवेश ने अरेंजमेंट बनाया है एक, अक्षित ने भी बनाया है। दिवेश, अक्षित, मानसी, 3 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। दिव्यांश ऑल्सो, करण, आई बिलीव सभी लोगों ने क्वेश्चन तो ट्राई कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। खुशी ने भी अभी आंसर दिया है, गौरव ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। 7 persons P through V are sitting in a row facing the same direction, not necessarily in the same order. तो मान लेते हैं सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। The number of persons sitting to the left of Q is equal to the number of persons sitting to the right of S. तो Q के लेफ्ट में जितने लोग हैं, S के राइट में उतने ही लोग हैं। इसका मतलब याद आया आपको, हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट हैंड से Q अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो राइट हैंड से S पोजीशन फर्स्ट पे होगा। हमने अभी इसको यूज नहीं करना है, ऐसे ध्यान रखेंगे बात। स्टेटमेंट 2, P is exactly between R and T। इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि P R and T के मिडिल में आएगा। R and T के बीच में कितने लोग आएंगे ये पता नहीं लग रहा है। फिर लिखा है S is third to the left of R। S R के थर्ड लेफ्ट में आएगा, ठीक है। R जहां भी होगा उसके थर्ड लेफ्ट में हम कर देंगे S। फिर फोर्थ में लिखा है U is 2 place away from Q। U is 2 place away from Q and is at an end of the row। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। U Q से 2 place अवे है और एक एंड पर है, तो U को यहां ले लेते हैं, Q यहां आ जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी, U को यहां ले लेते हैं तो Q यहां आ जाएगा, राइट। U एक एंड पर है और Q से 2 प्लेस अवे है, मतलब Q और U के बीच में एक पर्सन आएगा। तो हमने स्टेटमेंट नंबर 4 को यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे U और Q के बारे में लिखा हुआ था। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Q इज इक्वल टू द पर्सन टू द राइट ऑफ S। तो Q लेफ्ट हैंड से पहले वाले केस में यहाँ है, तो फिर इसका मतलब S का आएगा, यहाँ पर आएगा। और सेकंड वाले केस में Q राइट हैंड से सेकंड थर्ड नंबर पे है, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा? S, बिकॉज लिखा हुआ था कि Q के लेफ्ट में जितने लोग हैं S के राइट में उतने ही लोग हैं, दैट्स व्हाई। नाउ सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा था? P is exactly between R and T, बट अभी तो इसको यूज नहीं करते। थर्ड में लिखा है S is third to the left of R, तो इसको यूज कर लेते हैं क्योंकि S पता लग गया। S R के थर्ड लेफ्ट में आएगा, मतलब R S के थर्ड राइट में आएगा। तो S इधर देख रहा है तो इसके थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ R आ जाएगा। ये वाला केस बनेगा नहीं बिकॉज S के थर्ड राइट में 1 2 प्लेस ही नहीं है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। पहला केस बात हो गया, दूसरा केस बच गया। स्टेटमेंट नंबर 2 को यूज करते हैं। P is exactly between R and T। देखो ये R है, अगर मैंने यहाँ T को लिया तो P बीच में नहीं आएगा, तो ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर T को लिया तो हो सकता है, बिकॉज T यहाँ होगा तो P यहाँ आ जाएगा, नो इश्यूज। एग्जैक्टली बिटवीन भी है, देखो P से 2 प्लेस अवे T है और 2 प्लेस अवे ही R है, तो P is exactly between T and R। अगर आपने T को यहाँ लिया होता तो फिर P को कहाँ लेते आप? ये प्लेस थे आपके, R यहाँ है, तो मिडिल प्लेस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो P कहीं आ ही नहीं पाता ना। देखिए आप, मिडिल प्लेस है ही नहीं, 4 लोग हैं ना बीच में। मिडिल प्लेस कब आता है? जब बीच में ऑड नंबर ऑफ पीपल। ये केस नहीं बनेगा, यही केस बनेगा। यहाँ जो बच गया वो अपने आप आ जाएगा। कौन बचा हुआ है? आई थिंक V बचा हुआ है, तो आंसर इज V T S P Q R U। सेकंड है who is left end of the row, answer is B, option number C। थर्ड क्वेश्चन, who is sitting right of R, R के राइट में एक ही पर्सन है U, you can mark option number A। फोर्थ, how many persons between T and R, T यहाँ पर है, R यहाँ पर है, इनके बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं, so there are 3 people between T and R, option number C। क्लियर? कोई डाउट तो पूछ लीजिए इसमें। Anybody who has any confusion in question number 2 to 4 please ask। हम उन चीजों का यूज कर रहे हैं, देखो जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में।
Can we proceed further if you're okay? Yes, sir. Right. Okay. Now let's go for the next. Question number 5 to 7. Try question number 5 to 7. धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे. अभी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं, ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट try this. You have 5 minutes. Okay, so I think we can start. 7 girls PQRS TUV are seated in a row facing the same direction. Following information is known. So how many girls? 7. R is 3 place away to the right of U. T is at the left hand, तो T को यहाँ पे रख देते हैं. And S is to the left of U. ठीक है.
if Q and S interchange their positions, each of them get exactly one new neighbor. R is to the both right of both P and V. देखिए R is 3 place away to the right of U. तो U के राइट में R 3 place away आएगा. सपोज U को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 R यहाँ आ जाएगा. बट अगर हमने ऐसा किया U को यहाँ लिया 1 2 3 R यहाँ आ जाएगा. राइट. और अगर आपने U को यहाँ लिया ऑब्वियसली R यहाँ आ जाएगा. तो हमने 3 केस बना लिए फर्स्ट केस से. R फर्स्ट स्टेटमेंट से R is 3 place to the right of U. सेकंड में था T is left hand and S is to the left of U. S जो है वो U के लेफ्ट में आएगा. ठीक है. S is to the left of U and T is at the left hand and S is to the left of U and they are facing the same direction. तो देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. S लेफ्ट हैंड T लेफ्ट हैंड पर है and S is to the left of U. अगर S U के लेफ्ट में है तो पहला केस तो बाहर हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट में जगह ही नहीं है. सेकंड केस में S यहाँ आ जाएगा पक्का. और थर्ड केस में S यहाँ भी आ सकता है और S यहाँ भी आ सकता है. नहीं पहला केस बाहर होगा तो हमने ये भी यूज कर लिया. सेकंड कंप्लीट. फोर्थ में लिखा था R is to the right of both P and V. तो ठीक है R अगर यहाँ है ये तो केस हट गया. अगर ये R है तो यहाँ पे P और V में से कोई एक आएगा. यहाँ बचाओ बंदा आ जाएगा. कौन बचाओ है? U नहीं P Q बचा हुआ है तो Q यहाँ आ जाएगा. और यहाँ पर केस में क्या होगा? R यहाँ है तो P और V यहाँ कहीं भी आ सकते हैं. So we cannot say anything. R is to the right of both P and V तो ठीक है. अब एक लाइन है थर्ड स्टेटमेंट जो हमने अभी तक यूज नहीं की. If Q and S interchange their positions, each of them get exactly one new neighbor. हमने ये केसेस डिस्कस किए थे. देखो यहाँ पे Q यहाँ पर है और S यहाँ पर है. अगर Q S की जगह आ जाता है यहाँ आ जाता है तो आप खुद देखिए Q के 2 न्यू नेबर हो जाएंगे जबकि एक ही होना चाहिए. ये लिखा था थर्ड स्टेटमेंट तो ये केस आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर S यहाँ पर है तो Q को हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं? मैं Q को यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि इंटरचेंज करने पर दोनों का एक नया नेबर हो जाएगा. बट मैं ऐसा भी कर सकता था क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि वो अल्टरनेट भी हो सकते हैं. रिमेम्बर दैट. Q यहाँ भी आ सकता है. Q और S चेंज करेंगे तो Q का एक ही नेबर आएगा नया जो यहाँ पर है और S यहाँ आएगा तो S का न्यू नेबर ये होगा. ये भी पॉसिबल है. ये भी पॉसिबल है. यहाँ आ जाते हैं. इस केस में अगर S यहाँ है तो Q यहाँ हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. बट क्या मैं ऐसा कर सकता था? कैन आई डू इट लाइक दिस? S यहाँ है मैं Q को यहाँ ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकते क्योंकि Q जब S अगर यहाँ लिया हुआ है जब वो S की जगह आएगा तो उसके 2 न्यू नेबर आ जाएंगे. इसका मतलब और कोई केस पॉसिबल नहीं है. दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. P और V को हम रख देंगे. देखो यहाँ पर P और V में से कोई एक आ जाएगा. मेरे ख्याल से और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जो हमने रीड नहीं की है. यहाँ पे P और V में से कोई एक आ जाएगा. यहाँ पर भी P और V में से कोई. मार्क द आंसर्स नाउ. फिफ्थ क्वेश्चन. If S is immediate right of P, then who will be immediate left of P? अगर S P के immediate right में है तो कौन से केस में S P के immediate right में आ सकता है? यहाँ आ सकता है. यहाँ नहीं आ सकता. इस केस में नहीं आ सकता. तो यही केस है. अगर S होगा तो यहाँ P हो जाएगा तो फिर V यहाँ आ जाएगा और उसके immediate left में कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा. आंसर इज Q. Question number 6. If Q and S are not adjacent to each other, then in how many ways can these 7 girls be seated? तो देखो इस केस में सेकंड वाले में जो टिक किया है मैंने इसमें Q and S यहाँ पे तो साथ साथ है. एडजेसेंट है तो ये नहीं लेना है. यहाँ पर भी Q and S एडजेसेंट है जबकि आपको बोला Q and S are not adjacent तो ये वाला केस हो जाएगा. बट ये एक ही केस नहीं है. इसमें P और V की जगह फिक्स नहीं थी. P और V में से एक यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ आएगा. मतलब ये 2 केस बन जाएंगे. आंसर इज 2. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 7.
इफ u इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ p, अगर u p के इमीडिएट लेफ्ट में है, देन हु विल बी सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड? देखते हैं। अगर u p के इमीडिएट लेफ्ट में है तो ये वाला केस तो नहीं बनेगा, देखिए q के लेफ्ट में हो तो यहाँ बन सकता है। अगर p को हम यहाँ लेंगे तो आ जाएगा p यहाँ q, ये भी हो सकता है। तो ये लास्ट के दोनों केसेस को देखना है। तो अगर p यहाँ पे आ गया है तो फिर v यहाँ है, इस केस में भी अगर p यहाँ है तो v यहाँ है, मतलब सेकंड प्लेस राइट साइड से v ही आएगा। राइट हैंड से सेकंड प्लेस पे कौन आ रहा है? v आ रहा है। अगर p यहाँ आ जाएगा तो ऑब्वियसली v आएगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में श्योर शॉर्ट अरेंजमेंट नहीं आ रहा था, एक से ज्यादा पॉसिबल केसेस थे, इसलिए सारी पॉसिबिलिटीज हम लिखेंगे और फिर मार्क करेंगे। यू कैन नॉट से कि यही एक पॉसिबल आंसर है, तभी मैंने ये सारे केस लिखे हैं। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, और इनको देखते हुए हम क्वेश्चंस को आंसर्स करेंगे। आस्क मी डाउट नाउ। यस प्लीज, योर डाउट्स। सर एक बार और बता दें सर, बहुत कंफ्यूजन सी हो गई है। कंफ्यूजन वाला तो कुछ खास नहीं था इसके अंदर। तो न्यू फ्रेश लिख के बताऊं या इसी में बताना है? बोलिए सर न्यू फेस सर इसी में बता दो। चलो ठीक न्यू है। फेस लिख के बताओ कुछ। देखो इस बार तो मैं फ्रेश लिख रहा हूँ, बट आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसी टाइम पे आप डाउट पूछेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पूरा रिपीट करना हर क्वेश्चन को, उससे बेटर है कि आपका कंफ्यूजन जहाँ है वो पूछो आप, बट पूरा रिपीट करवाने में सर आपका ही टाइम। इसमें जैसे डायरेक्शन मेंशन नहीं सर, हाँ हाँ, सर इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो नॉर्थ से साउथ है, तो इसमें हम डायरेक्शन कौन सा लेंगे सर? आप कोई भी डायरेक्शन लेके कीजिए। किसी ने सबको नॉर्थ में आप दिखा रहे हो तो भी आपके आंसर्स वही आएंगे, किसी ने सब लोगों को साउथ की तरफ दिखाया तो भी उसके आंसर्स यही आएंगे। सारे लोग अगर एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, वो डायरेक्शन नॉर्थ हो या साउथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल गेट सेम आंसर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर नॉर्थ में माना था कि सब लोग नॉर्थ में देख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है आर इज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ यू, तो मैंने बोला कि आर यू के 3 प्लेस राइट में आएगा। फिर सेकंड में था टी इज लेफ्ट हैंड, तो टी यहाँ आ गया था। एंड एस इज टू द लेफ्ट ऑफ यू, एस यू के लेफ्ट में आएगा। इसका मतलब मैं यू को यहाँ तो नहीं ले सकता क्योंकि इसके लेफ्ट में जगह नहीं है, तो मैंने बोल दिया था कि यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू यहाँ आ जाएगा, इसके लेफ्ट में ऐसा आ जाएगा। और फर्स्ट में लिखा था आर 3 प्लेस अवे राइट में है यू के, तो यू यहाँ है तो 1 2 3 आर यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि यू यहाँ आने के बजाय यहाँ आ जाए, आर यहाँ आ जाए, ये भी हो सकता है। बट एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो मैंने एक बार लिखा एस यहाँ है और दूसरी बार मैंने लिख दिया कि एस यहाँ पर है। ठीक किया था मैंने, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो, तो पहले दोनों स्टेटमेंट यूज कर लिए हमने। फिर स्टेटमेंट नंबर 3 में लिखा था क्यू एंड एस इंटरचेंज देयर पोजीशंस, देन ईच ऑफ देम गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर। तो देखो यहाँ पे एस है, हमने पढ़ा था कि जब दो लोग पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो एग्जैक्टली वन न्यू नेबर कब आएगा। आज हमने डिस्कस किया था 3 केसेस थे, 3 कंडीशंस थी, याद कीजिए। या तो वो दोनों साथ साथ हैं, अगर साथ साथ है तो उनमें से कोई एंड पे नहीं आएगा, या वो दोनों अल्टरनेट है तो भी उस केस में दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं आना चाहिए, या फिर दोनों ही एंड्स पर है, एक लेफ्ट हैंड पे तो दूसरा राइट हैंड। ये 3 कंडीशंस थी। एस तो किसी एंड पर तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी कि क्यू और एस साथ साथ आ जाए, या फिर ये तो या फिर क्या हो जाए यहाँ पर, ये एस था आपका, ये यू था आपका। मैं इसी केस का दूसरा केस यहाँ लिख रहा हूँ, क्यू यहाँ आ जाएगा, अल्टरनेट ले लिया, राइट। अच्छा इस केस के अंदर एस यहाँ पर है तो ऑब्वियसली क्यू को यही लेना पड़ेगा। थर्ड वाले केस में एस यहाँ है तो क्यू यहाँ आ सकता है, और कोई जगह ही नहीं। अल्टरनेट तो ले नहीं पाओगे आप क्योंकि अल्टरनेट पे तो यू बैठा है और एंड पे आ नहीं सकता। यही 3 कंडीशन थी हमारी, तो हमने ये भी यूज कर लिया। फोर्थ में लिखा आर इज टू द राइट ऑफ बोथ पी एंड बी, आर पी और बी दोनों के राइट में, तो ये वाला केस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पी और बी में से एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। आर दोनों के राइट में नहीं है, उसके राइट में एक बंदा हो जाएगा ना, देख लीजिए आप, आर पी और बी दोनों के राइट में नहीं आ रहा, इसलिए ये केस हट गया।
यहाँ पर आ सकता है पीओवी में से एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पीओवी में से एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी ऐसा। ये केस बने थे, इनको देख करके आंसर कर दिया। आस्क मी डाउट। क्लियर अभी तो? तो सारा गेम में आप कितना इन्वॉल्व होके क्वेश्चन को रीड कर रहे हो और कुछ नहीं। हाँ बेसिक तो आपको सर। बता ही दिया था। हाँ जी, क्लियर? ओके देन, आंसर्स तो मार्क करवा दिए थे मैंने आपको, मार्क कर चुके हैं आप आंसर्स। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें ऑल आर नॉट लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन लिए आपने नोट किया होगा, सब लोग सेम डायरेक्शन में देख रहे थे। तो हमने मान लिया था कि लेट्स से सारे लोग नॉर्थ में देख रहे हैं और उसको लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई अगर ऐसे सॉल्व करता है कि सारे लोग साउथ में देख रहे हैं, सॉल्व करेगा, उसके भी आंसर्स वही आएंगे। बट इस क्वेश्चन में 11 to 13 में लिखा है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड द रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। मतलब सब लोग सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे। सो ट्राई दिस क्वेश्चन देन विल डिस्कस। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। प्लीज ट्राई 11 to 13। यू हैव अराउंड 7 minutes। मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों का। अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो उसका लेफ्ट साइड इधर होगा और राइट इधर होगा। अगर कोई सर बंदा साउथ में देख रहा है, एक मिनट में खत्म कर देता हूँ, तो उसका राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। ये सर ध्यान रखना आप इसमें क्वेश्चन करते वक्त। बोलिए अभी। सर इस क्वेश्चन में केसेस बनेंगे कि एक डेफिनेट आंसर आएगा? ये आप सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा आपको, आप आंसर जानना चाह रहे हैं ये तो फिर पहले एक बार ट्राई करने का टाइम देना चाह रहा हूँ। केस भी बन सकते हैं और बाकी के केस अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो शॉर्ट शॉर्ट आंसर आ जाएगा। आपने कर लिया है क्या ये पहले से? नहीं सर। देन व्हाई यू आर आस्किंग दिस? आप केसेस बनाइए जितने भी बनते हैं, अगर सारे केस एलिमिनेट हो जाएंगे सिर्फ एक ही बचेगा तो आप बोलेंगे शॉर्ट शॉर्ट आंसर आ रहा है, और अगर एक से ज्यादा केस बचेंगे तो आप बोलेंगे कि एक से ज्यादा केस बन रहा है, उनको देख करके आंसर करेंगे हम। हेलो यस प्लीज। सर, हम क्वेश्चन देख के फिगर आउट कर सकते हैं कि मल्टीपल केसेस बनेंगे या फिर सिंगल केस बनेगा, जैसे क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के नहीं, क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पुराने वाले, इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे उसमें पोजीशंस दे के क्वेश्चन पूछा हुआ था। इफ लाइक फॉर एग्जांपल इफ ए इज नेक्स्ट टू अच्छा ये, अच्छा एडजस्ट। आप इन क्वेश्चंस की बात कर रहे हो। ओके हाँ ओके जी। ओके ओके, हाँ ये सही बोल रहे हो आप। क्योंकि इफ दिस मतलब एक से ज्यादा केस बनेगा, तभी इफ लगा रखा है, हाँ जी। राइट। बट आपको ये सोचने की जरूरत क्या है कि एक से ज्यादा केस बनेंगे? यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट कि मल्टीपल केस बनने की सिंगल केस बनते। हमें तो क्वेश्चन लेकर के केस बनाते जाना है, या तो मल्टीपल केस बनेंगे या एक ही रह जाएगा। इट्स ओके ओके, ट्राई दिस।
सर प्लीज। सर जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है उसमें लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन्स टू द राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ पी। तो सर नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग दोनों की डायरेक्शंस भी हम वैसे लेंगे। हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता ना क्यू और पी किधर देख रहे हैं। हो सकता है दोनों नॉर्थ में देख रहे हो सकता है दोनों साउथ में, हो सकता है एक नॉर्थ में एक साउथ में। सो वी डोंट नो हाँ राइट सर, तो नाउ। डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी। हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है सर।
हमेशा आपने किसी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है शायद। 11 to 13 मैंने ट्राई करने के लिए बोला आपको। लास्ट 2 मिनट्स फिर स्टार्ट करते हैं। Okay, so I think we can start now. 8 persons A, B, C, D, P, Q, R, S, T sit in a room, not necessarily in the same order. Some of them face north and rest of them face south. So how many people are there? 8. Condition number 1. A and D face different directions. Similarly, S and P face different directions. Okay. Second, C is 4 places away from D and is at one end of the room. And C and D face south. इसको यूज कर लेते हैं। C D से 4 प्लेस अवे है और एक एंड पर बैठा है। तो सपोज C यहाँ है, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे D आ जाएगा और दोनों साउथ में देख रहे हैं। बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? C यहाँ पर है, 1 2 3 4 D यहाँ पर है। 8 D यहाँ, and both are looking towards south. Both are looking towards south. C is at the end and 4 places away from D. तो point number 2 हमने यूज कर लिया। Point number 3, the number of person to the right of Q is 1 less than number of person to the right of P. अभी P के बारे में पता नहीं है। Fourth statement, the person at the end of the row face the same direction. इसको यूज कर लेते हैं हम। फर्स्ट केस में C साउथ में है तो दूसरे एंड पे जो भी बंदा आएगा वो साउथ में देखेगा। यहाँ पर भी C साउथ में है तो इधर जो भी आएगा वो साउथ में देखेगा। पॉइंट नंबर 5, एग्जैक्टली 2 पर्सन बिटवीन A एंड C, ये भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि C यहाँ पर है तो 1 2 A यहाँ आ जाएगा। दूसरे केस में C इस साइड है तो 1 2 A यहाँ आ जाएगा। एग्जैक्ट 2 पर्सन बिटवीन A एंड C। फिर फिफ्थ में लिखा है, सिक्स्थ में लिखा R इज इमीडिएट राइट ऑफ B। इसका मतलब R और B साथ साथ आने वाले हैं, या तो ऐसे आएंगे या फिर ऐसे, डिपेंडिंग ऑन कि B किधर देख। सेवंथ में लिखा P थर्ड लेफ्ट ऑफ D, तो D पता है हमें, D साउथ में देख रहे हैं, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 P यहाँ सर हाँ जी बोलिए। सर आपने ये नहीं बताया था कि एग्जैक्टली बीच का मतलब एग्जैक्टली जो उसने बोला है एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब आपने बोला था कि उसके दोनों साइड से उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। होना चाहिए, सही बोल जैसे रहे कि हो।
नहीं मेरे पास अगर लिखा हुआ है सी डैश 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 डैश, बीच में मेरे पास अगर इन टोटल 5 डैशेज हैं तो मिडिल पोजीशन पे एएनसी आने चाहिए। दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? मतलब एएनसी के बीच में और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, बट ये वो चीज थोड़ी है जो हमने डिस्कस किया था। वो तो ये था ए इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब था ए बी और सी के मिडिल में आएगा, वो अलग चीज थी। यहाँ देखो क्या लिखा है, एग्जैक्टली टू पर्सन्स सिट ओके बिटवीन ए एंड या सी। ए और ओके सी के बीच में एग्जैक्टली दो लोग आएंगे, ये लिखा हुआ है कि कितने लोग आएंगे, ओके ओके ये अलग चीज है, वो अलग स्टेटमेंट। ओके थैंक यू। बिटवीन वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। ओके, देन वी वर टॉकिंग अबाउट सेवंथ में हम लिख रहे थे पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये डी है तो इसके थर्ड लेफ्ट में पी आ गया, यहाँ पर डी यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ पी आ जाएगा। पी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, कॉमा हु इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, सो डी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो ये डी है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ये डी है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और डी क्यू के इमीडिएट राइट में कब होगा, फर्स्ट केस में जब क्यू साउथ में देखेगा तो उसके इमीडिएट राइट में डी आ गया। यहाँ पर क्यू को नॉर्थ में देखने पड़ेगा तभी डी उसके इमीडिएट राइट में आएगा, सो डी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो हमने क्यू को भी लिख दिया। तो हमने स्टेटमेंट नंबर 7 को यूज कर लिया। अब जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ था दैट ए एंड डी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस, फर्स्ट स्टेटमेंट में, तो ए और डी का पता लग गया कहाँ बैठे हुए। डी अगर साउथ में है तो ए नॉर्थ में होगा पहले केस में, दूसरे वाले में डी साउथ में है तो ए नॉर्थ में होगा। अच्छा सर, अगर इमीडिएट राइट या लेफ्ट दिया हो तो मतलब वो एक छोड़ के मतलब बैठा होगा, मतलब सेकंड प्लेस पे। इमीडिएट लेफ्ट और राइट का मतलब साथ साथ बैठा होगा और कोई बीच में नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये कंफ्यूजन क्रिएट। राइट, तो हमने यहाँ पे एस और पी का डायरेक्शन में डिफरेंट है, बट अभी एस के बारे में पता नहीं चला है, तो ठीक है हमने जो स्टेटमेंट यूज कर लिए हैं वो ठीक है। आर और बी साथ में आएंगे क्योंकि आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो देखो दो कंसेक्यूटिव प्लेस आर और बी के लिए होने चाहिए, राइट। तो ये सेकंड वाले केस में यहाँ पे हम आर और बी को ले सकते हैं कि अगर मान लो मैंने बी को यहाँ लिखा, उस केस में इसका इमीडिएट राइट तो इधर है, इधर आर आना चाहिए, बट आर के लिए जगह ही नहीं है यहाँ पे, तो बी को मैं यहाँ तो नहीं ले सकता, तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है बी को यहाँ लेते हैं। और आर बी के इमीडिएट राइट में तभी आएगा जब बी साउथ में देख रहा है और आर यहाँ। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दीजिए प्लीज। बी यहाँ है साउथ में देख रहे हैं, आर यहाँ जाएगा, आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। प्रशांत सिंह आपने माइक ऑन किया हुआ है, प्लीज बंद कर दीजिए। प्रशांत, am I audible प्रशांत? Muted. तो इस केस में तो आर और बी यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे आर और बी को ले सकते हैं क्या, वो देखते हैं जरा। तो आर और बी को हम यहाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार आर और बी करके लिखता हूँ। तो फिर कौन बचा हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखें तो ए बी सी डी आ चुके हैं, पी क्यू आर एस यहाँ आ जाएगा। अब वो वाली कंडीशन जो ये वाली थर्ड वाली, नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ क्यू इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ पी। तो फर्स्ट केस में पी यहाँ है, इसके राइट में कितने लोग हैं, 7, तो क्यू के राइट में कितने होने चाहिए, 6। क्यू यहाँ है, इसके राइट में 1 2 3 4 5 लोग ही आ रहे हैं, तो ये पहले वाला केस बाहर हो गया। दूसरे वाले केस में अगर हम देखें तो ये क्यू है जिसके राइट में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो पी के राइट में इसका मतलब कितने लोग आने चाहिए, 6। तो देखो ये पी है, अगर ये साउथ में दिखाओगे तो 1 2 3 4 5 6 लोग आ जाएंगे, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा सेकंड केस से, फर्स्ट से नहीं हुआ। और ये करने के बाद में जो बंदा बचा हुआ है एस, वो यहाँ आ जाएगा। और देख लेते हैं एस के बारे में क्या लिखा था। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हमारी, ये भी हो गई है, ये भी हो गई है। पी एंड एस फेस द डिफरेंट डायरेक्शन, ये लिखा था ना फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो पी अगर साउथ में है तो एस नॉर्थ में आ जाएगा। वी गॉट द आंसर विथ डायरेक्शन, मार्क द आंसर्स। व्हाई फर्स्ट केस इज आउट, बिकॉज उस केस में पी के राइट में तो 7 लोग हैं, बट क्यू के राइट में 5 लोग ही है, जबकि होने कितने चाहिए, 6, 1 लेस देन पी।
स्टेटमेंट 3, इसलिए हटा दिया उसको। इसको देख के आंसर्स मार्क कर देंगे अब, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनीबॉडी एनी डाउट? चेक कीजिए एक बार। सर जैसे हमने जो स्टार्ट करा था जब ये क्वेश्चन, तो सर सी और डी को सर हमने सेम डायरेक्शन में क्यों लिया? सर कहीं गिवन तो था नहीं। सी एंड डी को सेम डायरेक्शन में क्यों लिया? सर वो अपोजिट भी हो सकते हैं सर, वो दोनों नॉर्थ में भी देख सकते हैं सर, उनको साउथ में ही क्यों लिया? ये देखिए, सी एंड डी फेस साउथ। अच्छा, ओके सर, ओके सर, मिस हो गया था, सॉरी। कोई बात। यस, एनीबॉडी एल्स, एनी क्रॉस क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके, सर ये एस नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है कौन? सर। एस हाँ हाँ, नॉर्थ में देख रहा है। दिस इज नॉर्थ बिकॉज एस एंड पी फेस डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा होता है ना, एस एंड पी फेस डिफरेंट डायरेक्शन। ये अगर साउथ में है तो एस नॉर्थ में देखिएगा ना। That's it. ओके, तो आंसर मार्क कर सकते हैं आप। 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स फेस नॉर्थ? 1 2 3। आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी? बी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? 1 2। डी है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। 13th, which of the following pair of persons face the same direction? पहला ऑप्शन है आर एंड क्यू, तो देखते हैं आर और क्यू का डायरेक्शन सेम है क्या, अलग अलग है। ए एंड बी, ये भी डिफरेंट है। पी एंड डी, पी साउथ देख रहा है, डी भी साउथ, ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। एनी डाउट एनीबॉडी? बोलिए, अपने माइक ऑन किया किसी ने? किसने माइक ऑन किया? प्लीज क्वेश्चन पूछिए अगर माइक ऑन किया है तो। सर बी और क्यू का डायरेक्शन कैसे पता है? इसका बी और क्यू का? बी एंड क्यू। ओके, राइट। बी का डायरेक्शन तो ऐसे पता लग गया था हमें, क्योंकि लिखा हुआ था आर इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। यही दो कंसेक्यूटिव प्लेस खाली थे। जब मैंने बी को यहाँ लिया था तो आर यहाँ लेना पड़ रहा था, क्योंकि ये साउथ में देख रहा था, पहले से पता था, एंड पे था इसलिए, तो ये बना नहीं था। तो मैंने बी को यहाँ लिया, और बी जब साउथ में देखेगा तो उसके इमीडिएट राइट में जगह है आर के लिए, यहाँ आ जाएंगे दोनों साथ साथ। क्योंकि आर बी के इमीडिएट राइट में है, इसलिए बी का डायरेक्शन साउथ ही होगा और बी यहाँ पर होगा। फाइन। अब बात करते हैं क्यू की, कि आपने बोला कि क्यू का डायरेक्शन कहां से पता चला, तो क्यू का डायरेक्शन हमें कहां से पता लगेगा? देखो, हम जब यहाँ पे सॉल्व करे थे, ये वाली लाइन, P is third to the left of D, comma who is immediate right of Q, तो D जो है वो Q के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, तो D यहाँ फिक्स था, यहाँ जगह नहीं थी Q के लिए, तो Q यही होगा। और जब Q नॉर्थ में देखेगा तभी तो उसके इमीडिएट राइट में D आएगा, इसलिए Q का नॉर्थ में डायरेक्शन आया। ओके सर। गौरंग क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? इट्स Q in 12th, who is second left of B? B ये है, ये इधर देख रहा है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में 1 2, तो D आया ना गौरंग? सेकंड लेफ्ट बोला है, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, तो सेकंड लेफ्ट में तो D है। Now let's go for question number 8 to 10. क्वेश्चन नंबर 8 to 10 ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुली करना, डिफिकल्ट नहीं है, बट इस तरह का पैटर्न एग्जाम में आया हुआ है। 5 minutes। सर हल्का सा जूम कर सकते हैं सर, वो एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं दिख रही, G3 या B5 कैसे? जी थैंक यू सर।
सर क्वेश्चन दिखाने Some of you have given answer, but still your last 1 minute or 2 minute. We'll start.
Okay, let's start. I think sufficient time given. ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है. 5 girls and 5 boys sit another row, not as in the same order. Each boy is facing a girl. This line is important. ठीक है, तो हम ऐसे कुछ ले सकते हैं. ये लोग इधर देख रहे हैं, ये लोग इधर देख रहे हैं. कुछ भी ले सकते हो, इधर गर्ल या बॉय, इधर गर्ल या बॉय. तो मान लो मैंने यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया, तो ये बॉयज हो जाएंगे. G3 and B5 sit opposite each other. तो गर्ल G3 और B5 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे. पॉइंट नंबर 2, नाइदर B3 नॉर B4 अपोजिट G2. B3 B4 में से कोई भी G2 के अपोजिट नहीं है, ध्यान रखेंगे हम. पॉइंट नंबर 3, G5 is second to the right of G1 and to the immediate left of G4. Okay, G5 is second to the right of G1. ये मान लो G1 है, इसके second right में G5 and is immediate left of G4 और G4 के immediate left. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ केस बनाते हैं. मान लो G1 यहाँ है, so ये second right में G5 आ जाएगा, G5 आ जाएगी, और ये G5 G4 के immediate left में, तो G4 यहाँ. बट आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा भी तो हो सकता है that G1 यहाँ है, इसके second right में इधर, क्योंकि ये लोग इधर देख रहे हैं ना,